हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझे बच्चों, ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर सेकंड है विलियन चैप्टर, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है विलियन किसे कहते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके बेटा, तो आप सबसे पहले परिभाषा याद करें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके बेटा, आप सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें, समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को आप अलग अलग न देख पाए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी को आप घोल लीजिए, मिश्रण तैयार कर लीजिए, पानी के कण और चीनी के कण आप अलग अलग नहीं देख पाते, तो वो समांगी मिश्रण हो गया, उसे आप विलयन भी कह सकते हैं। ओके बेटा, आप पानी में नमक को घोल दीजिए, उसको भी आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे, वो भी क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। या तो आप दो मेडिसिन ले लीजिए, दो टेबलेट मेडिसिन की ले लीजिए और दोनों मेडिसिन को पाउडर बना करके मिक्स कर दीजिए, तो आप उनको भी अलग अलग देख नहीं पाएंगे, तो वो भी एक विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस में ठोस का मिश्रण। ओके बेटा, तो आप सबसे पहले विलयन की परिभाषा आप याद करें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके, अब आपके सिलेबस में बेटा द्विअंगी विलयन है। आपके सिलेबस में कौन सा विलयन है भाई, द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। ध्यान दीजिए, वह विलयन जो दो चीजों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, यानी जैसे पानी और चीनी ले लीजिए, उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार से त्रिअंगी की बात करेंगे तो जो तीन चीजों से मिलकर बना हो। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन, वह विलयन जिसके दो घटक होते हैं, जिसके दो घटक होते हैं, जिसके दो घटक होते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके बेटा, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, कहने का मतलब आप समझ पाए, ऐसा विलयन जो दो चीजों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। घटक का मतलब होता है विलयन किससे मिलकर बना हुआ है। यहाँ घटक जो कंपोनेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं, जिनसे मिलकर विलयन बना होता है उसे ही घटक कहते हैं। क्या लिखा है, वह विलयन जिसके दो घटक होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए, द्विअंगी विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, तो एक को क्या कहते हैं, विलायक, और दूसरे को विलेय कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बराबर विलायक, विलायक प्लस विलेय। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो घटक विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, द्विअंगी विलयन के दो घटक होते हैं, ज्यादा वाले को विलायक कहते हैं, जिसके मोलों की संख्या विलयन में ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसके मोलों की संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। और विलायक के बारे में एक और खास बात आप याद रखिए, विलयन की फेज और विलायक की फेज क्या होती है, समान होती है। फेज मतलब अवस्था। जैसे आप समझिए, एग्जाम्पल के लिए वाटर सॉल्वेंट मान लीजिए, और जैसे हम ग्लूकोज को घोल रहे हैं, ग्लूकोज, ओके, ये सोल्यूट का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, वाटर सॉल्वेंट है, ये क्या लिक्विड है, इसकी फेज क्या लिक्विड है, और जब वाटर और ग्लूकोज का हम सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे विलयन, तो
वो जो घोल तैयार होगा, विलयन तैयार होगा, उसका भी फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। ओके, वाटर एक लिक्विड है और ग्लूकोज इसमें जब घोल दिए तो जो विलयन तैयार हो गया उसका भी फेज क्या है, लिक्विड है। तो आप विलायक के बारे में दो खास बातें याद रखिए। विलायक ऐसा घटक होता है जिसका विलयन में मोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, पहली बात। और विलायक की फेज जो होती है, विलायक की जो अवस्था होती है, विलयन की अवस्था के समान होता है। ओके बेटा, ये चीज आप याद रखें। अब इस चैप्टर में इसके आगे आपको समझना इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले विलयन से संबंधित सांद्रता के पद, विलयन से संबंधित सांद्रता के पद आपको याद रखना है। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के पद, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। जब आप इसको जब ये क्लियर कर लेंगे तभी आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न कर पाएंगे। ओके बेटा, तो सांद्रता के पद में कुल मतलब जो है 8-9 होते हैं, मैं आपको क्रम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू के 3 देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको भार प्रतिशतता भी किताबों में लिखा रहता है। ओके, आगे दूसरा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता। ओके, अब इसी पर तीसरा ध्यान दीजिए, आयतन, आयतन बटे आयतन, आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम सांद्रता के पद की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सांद्रता के पद में द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान बटे द्रव्यमान भी लिखा जाता है। इसको द्रव्यमान बटे, जैसे मैंने इसको लिख दिया आयतन बटे आयतन, उसी प्रकार इसको भी आप द्रव्यमान बटे द्रव्यमान लिख सकते हैं। सिंपल लिख दीजिए एक जैसा। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। ओके, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप 3 को समझिए, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसको सिंपल कर सकते हैं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशतता, सीधा सीधा। ओके, तो ये 3 सबसे पहले आप इनका नाम याद कर लीजिए। अब मैं तीनों के बारे में बारी बारी समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो तीनों मैंने लिखा है, तीनों की परिभाषा और फार्मूला समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप ये ट्रिक को ध्यान से समझे तो एक ही बार में तीनों को आप याद कर लेंगे। ट्रिक सबसे पहले समझे, ये जितने भी है ध्यान दीजिए, इनमें इनका जो फार्मूला होगा, सबसे पहले आप याद रखें, ऊपर हमेशा विलेय होगा, हमेशा ऊपर क्या होगा, विलेय होगा, और नीचे क्या होगा, विलयन। ध्यान दीजिए, हमेशा ऊपर विलेय होगा, नीचे विलयन होगा। अगली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी बात, यहाँ पर इसको व्यक्त किया जाता है W/W से, इसको व्यक्त किया जाता है W/W से, इसको व्यक्त किया जाता है W/V से। परसेंटेज तो रहेगा ये हमेशा W/V से, और इसको व्यक्त किया जाता है V/V से। ओके, V/V। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको पहले को परसेंटेज W/W से व्यक्त किया जाता है, इसको द्रव्यमान बटे आयतन है, परसेंटेज W/V से आप व्यक्त कर सकते हैं। ओके, ऐसे V/V से व्यक्त किया जाता है, V/V से। ओके, ये सिंबल आपको याद रहेगा, तो देखो मैं आपको बहुत आसानी से इसको याद करवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला जरूरी चीज क्या है, आपको ऊपर हमेशा विलय की बात करेंगे, नीचे हमेशा विलयन की बात करेंगे। तो पहला वाला फार्मूला आप अपने से बना सकते हैं। क्या लिखा है भाई, परसेंटेज W/W, और आप याद रखें W का मतलब तो द्रव्यमान होता है, W का मतलब द्रव्यमान होता है, आप याद रखिए बात इंपॉर्टेंट। W का मतलब हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर द्रव्यमान समझते हैं, और V का मतलब होता है आयतन, V का मतलब आयतन, वॉल्यूम। द्रव्यमान ग्राम में हम समझेंगे, और आयतन को ml, मिलीलीटर में। ओके बेटा, तो पहले का फार्मूला क्या हो गया, ऊपर W है, नीचे भी W है। मैंने बताया हमेशा ऊपर विलय रहेगा, नीचे विलयन। तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान,
और गुणित क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ओके, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों गुणा कर रहे हैं, परसेंटेज के लिए। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए W का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और V का मतलब आयतन हो गया। तो ध्यान दीजिए, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणित 100 तीनों में रहेगा। ये क्या है भाई, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, इसी तरीके से आगे आप करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको फार्मूला प्रत्येक का लिखा रहा हूँ आपको, तो एक एक करके सबसे पहले समझे। पहला, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान पहला वाला ध्यान दीजिए बच्चों, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता। ओके, तो इसे आप जैसा कि मैंने बताया W/W से व्यक्त करेंगे, आप परसेंटेज यहाँ लगा सकते हैं। ओके, तो इसका फार्मूला लिखे सबसे पहले, क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया हमेशा ऊपर क्या विलेय लिखा जाएगा, विलेय का द्रव्यमान लिखिए या मात्रा लिखिए, याद रखें ग्राम में, क्या में जी, ग्राम में, बटे में विलयन का द्रव्यमान ग्राम में ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो फार्मूला तीनों का आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं, और परिभाषा भी एक का याद कर लीजिए, बाकी तीनों को हो जाएगा। ओके, तो बेटा आप समझ पाए, ऊपर हमेशा विलेय रहेगा, नीचे हमेशा विलयन रहेगा। W का मतलब द्रव्यमान हो गया, तो ऊपर भी द्रव्यमान हो गया, नीचे भी द्रव्यमान हो गया ग्राम में, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं। ओके, अब इसकी परिभाषा जैसे बोला जाए तो आप समझिए 100 ग्राम विलयन में, क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलेय, 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली रहती है, आप याद रखिए ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा, वो भी ग्राम में रहनी चाहिए, जितनी मात्रा घुली होती है, उसे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ओके बेटा, तो आपको समझ में आया, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, मात्रा याद रखिएगा ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला से क्लियर है, द्रव्यमान ऊपर भी रहेगा, नीचे भी द्रव्यमान रहेगा, तो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, सॉरी बेटा, ये फार्मूला बेटा। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए आप, एग्जाम्पल एक, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कोई विलयन है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे किसी विलयन की सांद्रता W/W के अनुसार कोई विलयन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एथिल अल्कोहल C2H5, या एक मिनट, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज और वाटर का W/W के अनुसार सांद्रता दिया हुआ है 10%। क्या दिया है भाई, 10%, यानी ग्लूकोज और वाटर का विलयन है, और इस विलयन की सांद्रता W/W के पदों में, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता दिया हुआ 10%। तो इसका अर्थ क्या होगा, 100 ग्राम विलयन में आप याद रखिए 10 ग्राम क्या भाई, ग्लूकोज है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लूकोज यहाँ विलेय है, ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, विलेय है, और ये क्या है, पानी यहाँ विलायक है, पानी क्या है यहाँ पर बेटा, विलायक है। परिभाषा में क्या लिखा है, 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, या द्रव्यमान प्रतिशतता सिंपल कर सकते हैं। तो जैसे ग्लूकोज और पानी का हमने विलयन तैयार किया, और W/W के अनुसार जो उसकी परिभाषा है,
10% है, सांद्रता बताया गया है। तो इसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन है, जो दोनों को मिला करके 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम विलयन विलयन में 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम तो आपका क्या हो गया भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब विलय। ओके बेटा, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, तथा तब कितना भाई विलायक कितना बचा, 90 ग्राम बचा। क्या बचा, 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर होगा। ओके, ये इसका अर्थ होता है। क्लियर बेटा, तो आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, तो बेटा ध्यान दीजिए सेकंड नंबर। ओके, तो आप सेकंड को ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका, दूसरा आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दूसरा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, द्रव्यमान ऊपर लिख दिया, इसको W/V से व्यक्त करते हैं। इसको क्या से व्यक्त करते हैं भाई, W/V से ही व्यक्त करते हैं, W/V। ओके, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान है, नीचे आयतन है। भाई आपको मैंने बताया, ऊपर हमेशा विलय का विलय होता है, नीचे विलयन, विलय ऊपर रहता है और विलयन नीचे। तो भाई क्या हो जाएगा आपका, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ओके, मैंने बताया द्रव्यमान हमेशा ग्राम में लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आयतन क्या लेंगे, मिलीलीटर में। ओके बेटा, मिलीलीटर में, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे। ओके, तो आप देखिए बेटा, आप एक चीज याद कर लीजिए, इन तीनों फार्मूले में विलय हमेशा रहेगा ऊपर, विलयन रहेगा हमेशा नीचे, विलयन का आयतन। ओके बेटा, तो W/V के अनुसार आप ये फार्मूला बना सकते हैं। तो अब परिभाषा क्या हो गया, जैसे उसका बताया, विलयन के सापेक्ष। ओके, विलयन के सापेक्ष बताया जाता है सांद्रता। तो भाई 100 मिलीलीटर विलयन में, क्या भाई इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो 100 मिलीलीटर ml विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का जितना, विलय का जितना आयतन, विलय का जितना आयतन, वो भी आयतन का हमें जी मिलीलीटर में होना चाहिए। सॉरी बेटा, यहाँ पर देखिए ऊपर विलय का द्रव्यमान होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर इसको सुधार लें, द्रव्यमान होगा, क्या रहेगा, द्रव्यमान। तो 100 मिलीलीटर, विलयन नीचे है और विलयन का आयतन है, और विलय ऊपर है, उसका द्रव्यमान है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का जितना, जितनी मात्रा, जितनी मात्रा, और मात्रा याद रखें ग्राम में, मात्रा क्या है जी, ग्राम में। 100 मिलीलीटर विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है, विलय की जितनी मात्रा घुली होती है, उसे W/V कहते हैं, या W/V में कहते, सांद्रता कहते हैं, परसेंटेज W/V, जिसे द्रव्यमान बटे आयतन भी कहते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। ओके बेटा, ध्यान दे। क्लियर, 100 मिलीलीटर विलयन में विलय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है, जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझे, इसको भी आप एग्जाम्पल के द्वारा समझे बेटा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर शुगर ले लीजिए, चीनी है ना बेटा, चीनी ले लीजिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर का आपने विलयन तैयार किया, शुगर और वाटर का विलयन तैयार किया, और परसेंटेज W/V के अनुसार, परसेंटेज W/V के अनुसार इस विलयन की सांद्रता बताई गई 5%। क्या बताई गई है, 5% बताया गया है। ओके, आप चीनी और पानी का विलयन तैयार किए हैं, और W/V के अनुसार, यानी द्रव्यमान बटे आयतन के अनुसार परिभाषा बताई गई, सांद्रता क्या, 5%। तो इसका अर्थ क्या होगा, परिभाषा से ध्यान दीजिए,
100 ml विलयन में विलय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे WV कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, विलयन में, 100 ml विलयन में, विलय विलय मतलब यहाँ चीनी है, विलय का मतलब भाई यहाँ पर क्या है, चीनी, शुगर। ओके, कितना है भाई, 5 ग्राम, कितना है, 5 ग्राम घुला हुआ है तथा, ओके क्लियर हुआ आपका। और आपको विलायक की मात्रा पता करने के लिए आपको घनत्व पता दिया रहेगा सवाल में। इसमें आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसको 95 ग्राम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये इसकी मात्रा तो क्या है, ग्राम में है, और विलयन का आयतन जो है मिलीलीटर में है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 5 ग्राम है और ये 95 ग्राम, दोनों द्रव्यमान रहता तो आप क्या कहते भाई, पूरा विलयन 100 ग्राम का हो गया तो ये 5 ग्राम हो गया तो 95 ग्राम। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, गलती नहीं करेंगे, ये WV के अनुसार आप याद रखें इस चीज को। WV के अनुसार जब परिभाषा दिया रहता है तो 100 ml विलयन में विलय की मात्रा 5 ग्राम केवल बता सकते हैं, और विलायक की मात्रा यदि आपको बताना है ग्राम में तो आपको घनत्व दिया रहेगा। तो आप घनत्व से क्या कर लेंगे, घनत्व बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन दिया होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से द्रव्यमान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणित आयतन। ओके, घनत्व गुणित आयतन। तो आप इसका घनत्व और आयतन का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तब जाकर के द्रव्यमान आएगा। ओके बेटा, तो आप इस बात में इतना ही चीज केवल बता सकते हैं। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, तीसरा, अब तीसरा ध्यान दीजिए आप, तीसरा आपका है बिल्कुल V/V, यानी आयतन बटे आयतन। क्रम का कोई मतलब नहीं है, चाहे जिसको पहले आप सीखें चाहे जिसको बाद में, क्रम का कोई महत्व नहीं बेटा यहाँ पर। आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। ओके बेटा, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर दोनों ही आयतन है, यहाँ पर क्या है भाई, दोनों अंश में भी आयतन है, हर में भी आयतन है, और जैसा कि मैंने बताया ऊपर हमेशा क्या रहता है, विलय होता है। क्या होता है भाई, विलय, और नीचे क्या होता है, विलयन। तो आपका फार्मूला हो जाए विलय का आयतन, विलय का आयतन, फार्मूला एक जैसा, परिभाषा भी एक जैसा है तीनों का, बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। ओके, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि कोई भिन्न होती है तो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ओके भाई, वही चीज। अब इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए, देखिए आयतन हमेशा ml में रहेगा, आयतन हमेशा ml में रहेगा, मिलीलीटर में, और द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहेगा। यहाँ तो आप लिख सकते हैं 100 ml विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का जितना आयतन, विलय का जितना आयतन, आयतन वो भी किसमें बेटा, मिलीलीटर में ही रहेगा। ओके, तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का जितना आयतन घुला होता है, जितना आयतन घुला होता है, उसे भाई क्या करते हैं, परसेंटेज V/V कहते हैं, आयतन बटे आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहते हैं। आप शॉर्ट कर लिख लीजिए, उसे आयतन बटे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए 100 मिलीलीटर विलयन में विलय की जितना आयतन, वो भी याद रखिए मिलीलीटर में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, घुला होता है उसे, उस विलयन की सांद्रता V/V में हम कहते हैं। ओके बेटा, अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल। ओके, तो उदाहरण समझिए आप, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इथाइल एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, इथाइल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल है और प्लस वाटर,
प्लस वाटर, दोनों का आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। इथाइल अल्कोहल क्या भाई, वही जो आपको सामान्यतः आप जो शराब समझ सकते हैं इसको। ओके, इसमें कुछ मिला करके इथाइल अल्कोहल में शराब बनाया जाता है। तो समझ लीजिए इथाइल अल्कोहल है और वाटर, दोनों को मिला करके क्या किया गया, विलयन तैयार किया गया है। ओके, और इसकी परसेंटेज V/V के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, यानी इस विलयन की जो सांद्रता है V के अनुसार, इस विलयन की जो सांद्रता है V/V के अनुसार आपको दिया हुआ है 10%। क्या भाई, 10%। तो इसका अर्थ क्या होता है आप समझिए, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ml विलेय है। 10 ml भाई विलेय, मतलब विलेय का मतलब क्या है, ये इथाइल अल्कोहल, 10 ml विलेय। ओके, विलेय यहाँ पर C2H5OH है। आप याद रखिए हमेशा 99% केसों में वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, आपको पता होना चाहिए। वाटर एक अच्छा विलायक होता है, तो हमेशा विलायक ही रहता है लगभग। ओके, तो 100 ml विलयन में 10 ml विलेय यानी इथाइल अल्कोहल, तथा देखिए दोनों यूनिट सेम है, आयतन ऊपर भी आयतन नीचे भी है, इसलिए सीधा सीधा आप घटा सकते हैं। जबकि ऊपर वाले में द्रव्यमान बटे आयतन था, इसलिए आप घटा नहीं पाए। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए 100 ml विलयन में 10 ml, तो क्या हो गया भाई, इसके अनुसार क्या हो गया, विलेय की मात्रा, आयतन हो गया, तथा भाई इसका मतलब 90 ml क्या हो गया, वाटर बचा, क्योंकि पूरा विलयन जो है 100 ml है, 90 ml वाटर H2O है उपस्थित है। ओके बेटा, तो इस तरह से तीनों फार्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिए बेटा। सांद्रता के अब और भी पद मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। ये तो 3 तो हो गए, आपको मैंने समझाया, और सांद्रता का अगला पद है, ध्यान दीजिए, चौथा। ठीक है बेटा, तो आपका एक और ध्यान दीजिए, अंश प्रति मिलियन। क्या भाई इसको कहते हैं, अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन। ओके, अंश प्रति मिलियन इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है। ओके, MILLION मिलियन। ओके बेटा, तो अंश प्रति मिलियन क्या होता है समझे, इसे शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं, PPM कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, PPM शॉर्टकट में कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो बच्चों याद रखिए, पर माने 1 होता है समझिए, और मिलियन मतलब 10 लाख, यानी पर 10 लाख की बात हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कहेंगे। ओके, तो अब इसकी पहले सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, PPM बराबर आपको होता है, PPM बराबर, जैसा कि मैंने बताया, लगभग एक फार्मूला ऐसा होता है, मोललता, आप आगे जाएंगे देंगे मोललता मैं बताऊंगा। उस फार्मूले में ऊपर विलय तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन नीचे विलायक आ जाता है उसमें। बाकी सभी सांद्रता के पदों में विलयन हमेशा नीचे होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर 10 लाख की बात हो रही है, तो 10 लाख, क्योंकि ऊपर परसेंटेज की बात हो रही थी, तो परसेंटेज का मतलब 100 में है, 100 मात्रा में है, तो इसलिए 100 का गुणा कर रहे थे। यहाँ पर 10 लाख का हो रहा है, मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 10 लाख कर दीजिए। ऊपर लिख लीजिए विलेय, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा भाई वो भी ग्राम में। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, जो अंश प्रति मिलियन है, ऊपर वाले तीनों फार्मूला के पदों में आप लिख सकते हैं। सेम चीज फार्मूला लिख दीजिए, 100 की जगह 10 लाख लगा दीजिए। ओके बेटा, महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, जो ऊपर आपने W सीखा, WIV और V/V तीनों फार्मूला सीखा, तीनों फार्मूला में 100 की जगह 10⁻6 लगा दीजिए, यानी 10 लाख लगा दीजिए, तो तीनों के पदों में इस फार्मूले को लिखा जा सकता है। ओके, तो जैसे पहला मैंने लिखा, ये चीज हो गया, और नीचे क्या रहेगा, विलयन, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में रहेगा, ये हो गया। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ PPM को, मैंने जैसा कि बताया ये तो W/W है, ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, W का मतलब द्रव्यमान आपको मैंने बताया, और W/V,
तो इसका मतलब W/V का मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या रहेगा, W रहेगा, यानी द्रव्यमान विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में रहेगा ही हमेशा, बटे W/V, W/V मतलब आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बेटा, विलयन का आयतन रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, इसका मतलब 10 lakhs होता है। ओके, 1 मिलियन इंग्लिश में कह सकते हैं, 1 मिलियन। ओके, अब इसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए बेटा, अगला ध्यान दीजिए, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, बच्चों ध्यान दीजिए आगे, तो आप बच्चों तीसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं V/V। ओके बेटा, V/V, तो ऊपर भी आयतन रहेगा, नीचे भी आयतन, लेकिन आपको पता होना चाहिए विलेय हमेशा ऊपर रहता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे, ये तो आयतन क्या रहेगा मैं मिलीलीटर में, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ओके, और यहाँ क्या रहेगा, इसका भी आयतन मिलीलीटर में रहेगा, 10⁻⁶। ओके, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 100 है, यहाँ पर जब 100 है, तो इसी को क्या कहते हैं, W/W, परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ तीनों में जगह 100, तो ये क्या W/W है, ये W/V है, ये V/V है। तो देख रहे हैं, ये तीनों में आप ये ppm लगा सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर, तो आपका ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप, पांचवा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पांचवा का सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ से जो परिभाषाएं मैं बताने जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जाती है। ऊपर वाली परिभाषा तो बहुत कम परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती है, लेकिन अब ये जितनी भी मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ सांद्रता के पद से संबंधित, इनकी परिभाषाएं डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती है, और इन पर सवाल तो आप लगाएंगे ही। ओके बेटा, तो ये 5 के आगे जितने भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं पहला बताने जा रहा हूँ, मोललता, मोललता। ओके, तो बच्चों एक खास बात समझे, सबसे पहला नंबर, आप इसके आगे जितने भी फार्मूला है समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, मोल को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, मोल। तो मैं आपको सबसे पहले मोल बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, मोल किसे कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी समस्या मोल को समझने में होती है। अब ध्यान दीजिए, मोल जो होता है बेटा, ये तो एक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा चैप्टर है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, लेकिन इस विलयन चैप्टर में मोल का जो यूज होगा, मोल का केवल एक फार्मूला यूज करेंगे, तो केवल मैं वही बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला नंबर, मोल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। ओके, मैं बता तो मोल भाई आप जैसे जानते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है भाई, मोल होता है। क्या होता है, मोल। तो पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा एक मूल राशि है, मूल राशियां 7 होती है, तो मूल राशियों 7 में से एक है पदार्थ की मात्रा, या जिसे आणविक मात्रा कहते हैं, उसका मात्रक मोल होता है। तो मोल एक मूल मात्रक है। मोल क्या बेटा, सबसे पहली बात, मोल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, मोल मूल मात्रक है। किसका भाई, आपको मैंने बताया, आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, या कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा। ओके, आपको पता होना चाहिए मोल। और मोल का जो सिंबल होता है, मोल का जो प्रतीक होता है, आप याद रखिए, मोल का जो प्रतीक होता है, ई हटा देते हैं। मोल का प्रतीक क्या होता है भाई, ये ई को हटा देते हैं। ओके, तो मोल एक संख्या होता है, आप समझ लीजिए, मोल एक संख्या होता है। तो आप ये बता सकते हैं, एक मोल बराबर होता है, आप याद रखिए, किसी पदार्थ के एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 10⁻23 कण होते हैं। ओके, एक मोल पदार्थ का मतलब होता है उसमें इतने कण होना। और याद रखिए, एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, यानी इतने कणों का भी द्रव्यमान कह सकते हैं, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं इसे। ओके, अब इतना बात समझे, एक मोल का मतलब इतना कण होता है, और एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान, या ऐसा भी कही, इतने कणों का द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। ओके बेटा,
अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यानी एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, ओके, किसी पदार्थ के लिए। तो सबसे पहले जरूरी चीज आप याद रखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे तत्व के लिए, किसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिए, तत्व की बात करेंगे तब, तत्व के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, तत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तत्व का आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, ओके बेटा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है भाई, 1 होता है, ओके। सोडियम, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, सोडियम का क्या होता है 23, ओके बेटा, ध्यान दीजिए, ओके। और जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है 16, मैं वही लिख रहा हूँ जिसका जरूरत है आपको, ये मैं लिख रहा हूँ परमाणु भार, ओके बेटा। तो परमाणु भार 16, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का क्या होता है 14, ओके। सल्फर का क्या होता है 32, सल्फर का क्या होता है 32 होता है। तो ये जो मुख्य है, कार्बन का क्या होता है भाई 12, कार्बन का क्या होता है 12, ये मैं क्या लिख रहा हूँ परमाणु भार लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात समझे। ये तत्वों का क्या भाई एटॉमिक वेट है, ठीक। परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है, परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है, आप याद रखें, ठीक है। अब जब परमाणु भार आपको इस तरीके से बहुत सारे होता है, जैसे आयोडीन का 127 होता है, आयोडीन का 127 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 होता है, ओके बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु भार होते हैं, 118 तत्व होते हैं। तो ये परमाणु भार सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ओके। अब मैं बताने जा रहा हूँ, परमाणु भार का तो कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन यदि मैं परमाणु भार के आगे ग्राम लगा दूं, ये सभी क्या मैंने लिखा है भाई परमाणु भार लिखा है, आप याद रखें, ये तत्वों का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। और परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है, ओके। लेकिन मैं बोलूं ग्राम परमाणु भार, मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक वेट, परमाणु ग्राम परमाणु भार की बात करने जा रहा हूं मैं, ग्राम एटॉमिक वेट। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, परमाणु भार के आगे आप ग्राम लगा दीजिए, सीधा सीधा सरल भाषा में समझे। तो परमाणु भार का तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो परमाणु भार के आगे ग्राम लगा देंगे, उसी को ग्राम परमाणु भार कहने लगते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है भाई मोलर द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको कहने का मतलब मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्या कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। मैंने भी बोला एक मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं मोलर द्रव्यमान कहते हैं, उसमें इतने कण होते हैं। तो ग्राम परमाणु भार, परमाणु भार के आगे यदि हमने ग्राम लगा दिया तो वही 1 मोल का द्रव्यमान कहलाएगा, और क्या वो उसे मोलर द्रव्यमान कहने लगेंगे, और उसमें इतने कण हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल के रूप में कि आपसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार आपसे पूछा जाए, हाइड्रोजन का परमाणु भार पूछा जाए तो आप बताएंगे 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है भाई, आप 1, क्योंकि परमाणु भार का मात्रक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा गया हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, ओके, ग्राम परमाणु भार, ओके, तो आप कहेंगे 1 ग्राम, ओके। बच्चों आप ध्यान दीजिए, परमाणु भार आपको याद करना पड़ेगा, और परमाणु भार के आगे जब ग्राम लगा देंगे तो उसे ग्राम परमाणु भार कहने लगते हैं, ओके। और वही 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है, यानी ये 1 ग्राम क्या हो गया हाइड्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान हो गया, 1 मोल का द्रव्यमान क्या हो गया हाइड्रोजन के 1 ग्राम, यानी परमाणु भार के आगे जब ग्राम लगा देते हैं तो 1 मोल का द्रव्यमान हो जाता है। और उसमें कितने कण होने लगते हैं, इतने कण आप बोल सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने कण है 6.022 गुणित 10⁻23 कण है, इसका मतलब, ओके बेटा। तो आप ये इसी को 1 मोल कहते हैं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने मोल होते हैं 1 मोल। उसी तरीके से अब मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर क्या होगा बेटा 1 ग्राम कह सकते हैं, इसी को मोलर द्रव्यमान कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे भाई मोलर द्रव्यमान कहेंगे, 1 मोल के द्रव्यमान को, ओके बेटा, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर, जैसे मैं दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बोलूँ सोडियम, मैं क्या भाई सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का
परमाणु भार। ओके, सोडियम का परमाणु भार मैं बोलूं कितना, तो बोलेंगे आप 23 होता है। आप ध्यान दीजिए, सोडियम का परमाणु भार क्या भाई 23 होता है। लेकिन मैंने पूछा आपसे सोडियम का ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। ओके बेटा, समझ लो ग्राम परमाणु भार। तो आपको परमाणु भार क्या लगा देना है, 23 ग्राम लगा देना है। तो भाई इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिए, ये सोडियम 23 ग्राम आपने जब कर दिया तो इसका मतलब 1 मोल का द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया भाई, ये 1 मोल का द्रव्यमान, यानी सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान, सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान क्या हो गया भाई, इसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे, 23 ग्राम होगा। ओके बेटा, तो आप इस तरह से तत्व के रिस्पेक्ट में इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब तत्व के रिस्पेक्ट में आप मोलों की संख्या का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल। तो भाई आप याद रखिए, द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान दिया रहे और द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, आप याद रखिए। जैसे तत्व के रिस्पेक्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आपको इस रिस्पेक्ट में मोलों की संख्या पूछा जाएगा, तो जो द्रव्यमान दिया रहेगा आप याद रखेंगे ग्राम में, उसको ऊपर लिखेंगे। और मोलर द्रव्यमान मतलब उसका परमाणु भार ही होता है, उसके आगे थोड़ा ग्राम लगा दीजिए। आप ग्राम लगाना जरूरी होता है बेटा। तो आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए बच्चा, क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इसी को, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीजन तत्व के ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का फार्मूला तो क्या होता है, O2 होता है, तो मैंने O लिखा है ना। ऑक्सीजन के 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं, आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, ये आपका प्रश्न है। तत्व के रिस्पेक्ट में बात हम अभी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं, आपको ये आंसर बताना है। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया नंबर ऑफ मोल, मोलों की जो संख्या है, फार्मूला मैंने बताया, द्रव्यमान, ऊपर द्रव्यमान मैंने बताया बटे मोलर द्रव्यमान। ओके बेटा, मोलर द्रव्यमान का मतलब समझ रहे हैं आप, परमाणु भार ही होता है, उसके आगे ग्राम लगाने के बाद ध्यान दीजिए, ग्राम, जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसी को ग्राम परमाणु भार कहते हैं, उसी को मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान कहते हैं। तो भाई इस फार्मूले के अनुसार ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मोल हैं, तो पहला नंबर द्रव्यमान कितना दिया भाई, 32 ग्राम में, 32 ग्राम आपको दिया हुआ द्रव्यमान, 32 ग्राम दिया हुआ है, बटे, ध्यान दीजिए, और बटे मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए 16 होता है। कितना होता है भाई, 16। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार क्या होता है, 16। अच्छा, जितने भी परमाणु भार में होता है, एक परमाणु का परमाणु भार होता है। ओके बेटा, तो भाई 16 दूना 32। ओके, यानी ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मोल है भाई, 2 मोल है। ओके, एक एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए, पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, और एक जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछूं, ठीक है, क्लियर। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर लीजिए, नाइट्रोजन या सोडियम के 46 ग्राम में, 46 ग्राम में कितने मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं, यानी तत्व का द्रव्यमान दिया रहे और उसमें कितने मोल होते हैं पूछा जाए, कितने मोल होते हैं। ओके, आपको ये बताना है मोल होते हैं। तो मैंने बताया सीधा सीधा आप फार्मूला देख रहे समझ गए होंगे। मोल बराबर क्या होता है बेटा, आप समझे, मोल जो तत्व का द्रव्यमान है उसको ऊपर लिखिए, और बट्टे जो मोलर द्रव्यमान मतलब जो तत्व है उसका परमाणु भार लिख दीजिए, और ग्राम में। यहाँ मात्रक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जानकारी सही से होना चाहिए। तो सोडियम का क्या होता है भाई, 23 ग्राम होता है मोलर द्रव्यमान, क्या होता है भाई 23, और ग्राम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। तो आपका क्या हो गया, 23 दूना 46। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, मोल 2 मोल हो गया। तो हमारे समझ से आप समझ पाए होंगे
कोई तत्व का यदि द्रव्यमान दिया रहा है और उसमें मोल पूछा जाए तो द्रव्यमान को उसके परमाणु भार से आप भाग दीजिए तो वही मोलों की संख्या आ जाता है। ओके बेटा, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको और यौगिक के रिस्पेक्ट में बताता, यौगिक या अणु के रिस्पेक्ट में, ये महत्वपूर्ण है, ये इसी का इस विलियन चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी अणु के रिस्पेक्ट में, यानी अणु अणु के लिए मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। अणु के लिए, अणु कहिए यौगिक कहिए, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक यौगिक एक अणु होता है। प्रत्येक यौगिक क्या होता है भाई, एक अणु होता है। ओके, लेकिन प्रत्येक अणु यौगिक नहीं होता, आप याद रखिए। ओके, प्रत्येक यौगिक की बात करें या अणु की बात करें, नियम से रहने वाला है। ओके, तो अणु के लिए मोलों की गणना, मोल की आपको गणना करना है। ओके बेटा, मोल की गणना ये आपको जरूरी है, ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसको सीखने के लिए आपको तत्वों का परमाणु भार याद होना चाहिए। तो तत्वों का परमाणु भार, जो मुख्य तत्व है कम से कम उनका आप जरूर याद कर लें। ओके बेटा, कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कुछ आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए अपने से। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझेंगे अणु भार को। किसको समझेंगे भाई, अणु भार को, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो भाई अणु भार क्या होता है, भाई समझे अणु भार क्या होता है। आप किसी अणु में परिभाषा लिखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं परिभाषा। किसी अणु में उपस्थित तत्व, किसी अणु में उपस्थित तत्व के प्रत्येक परमाणु, यानी कोई अणु है उसमें, जैसे मान लीजिए एक तत्व है, एक तत्व के 2 परमाणु है या 3 परमाणु है, जितने भी परमाणु होंगे प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार, किसी अणु में उपस्थित तत्व के प्रत्येक परमाणु के परमाणु भारों का योग, प्रत्येक परमाणु के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग। ओके, किसी अणु में उपस्थित तत्व के प्रत्येक परमाणु के परमाणु भारों का योग अणु भार कहलाता है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, अणु भार कहलाता है। ओके, बच्चों आप ध्यान दीजिए, जिस प्रकार परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है, उसी प्रकार अणु भार का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप याद रखें, परमाणु भार और अणु भार दोनों का मात्रक नहीं होता है, अणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ओके बेटा, आप ध्यान दीजिए, न तो परमाणु भार का मात्रक होता है, न तो अणु भार का मात्रक होता है। अब अणु भार किसी अणु का कैसे निकाला जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करूं, जैसे पहला एग्जाम्पल जल की बात कर लीजिए, H2O। तो परिभाषा पर चले जाइए, क्या है परिभाषा, ये एक अणु है। ओके, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1। तो परिभाषा में लिखा है किसी अणु में जितने भी तत्व होते हैं और उस तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, उनके प्रत्येक परमाणुओं का परमाणु भार का योग, ओके, अणु भार कहलाता है। कहने मतलब सीधा सीधा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है, 1। तो 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु का परमाणु का भार क्या हो गया, 2। हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु का परमाणु भार क्या हो गया, 2। अब ऑक्सीजन का एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है, 16। तो आपने इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, 18। तो ऑक्सीजन का, जल का यानी अणु भार की तरह हो गया बेटा, आप समझ लीजिए 18 अणु भार की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, तो दोनों परमाणुओं का परमाणु भार कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो एक परमाणु का परमाणु भार 16, तो 18 ग्राम हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल करें आप, जैसे NaOH की बात करेंगे, भाई समझे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ध्यान दीजिए, सोडियम यानी इसमें सोडियम के कई परमाणु है, एक परमाणु है, और सोडियम के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 23। और ऑक्सीजन है बेटा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, स्मॉल हो गया है, कैपिटल रहेगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है, 16। सबको जोड़, जितने भी परमाणु रहे प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार को जोड़ देते हैं तो वही अणु भार मिल जाता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो क्या भाई क्या हो गया, ये
हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल तीसरा की बात कर लीजिए, H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ध्यान दीजिए कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब इसका परमाणु भार आपको निकालना है, सॉरी अणुभार निकालना है। ओके, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। एक परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 है तो 2 हो गया। और सल्फर का एक परमाणु, ये सल्फर है याद रखिए, तो सल्फर के एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है भाई? 32 होता है। क्या होता है? 32। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ओके, तो एक परमाणु का परमाणु भार 16 होता है, तो 4 परमाणु है तो भाई 16 चौका 64 हो गया। जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 98। क्या हो जाएगा? 98। ओके बेटा, मात्रक तो होता नहीं है अणुभार का, तो केवल इतना लिखेंगे। अब 1-2 एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं। जैसे भाई, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका कैल्शियम का क्या होता है बेटा? आप 40 याद रखिए। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है भाई? 40 होता है, एक ही परमाणु है। कार्बन का एक परमाणु है तो 12 हो गया, एक परमाणु। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है तो 16 या 48 हो गया। क्या भाई? 48। जब इसको जोड़िएगा तो 8 2 10 हो गया, यानी 100 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको तत्वों का परमाणु भार याद करना पड़ेगा। तत्वों का परमाणु भार आपको याद रहेगा तो अणु भार आसानी से निकाल पाएंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले तत्वों का परमाणु भार आप याद कर लीजिए, उसके बाद अणु भार निकाल पाएंगे। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आगे महत्वपूर्ण बात। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब जैसा कि मैंने बताया परमाणु भार रहता था, परमाणु भार क्या कि ग्राम लगा देते थे, तो ग्राम परमाणु भार बन जाता था और 1 मोल का द्रव्यमान बन जाता था। उसी प्रकार यहाँ भी भाई आपको समझना पड़ेगा ग्राम अणु भार। क्या भाई? ग्राम अणु भार सेम वैसा ही है, ग्राम अणु भार। ओके, ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम अणु भार जो होता है वो मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब 1 मोल का द्रव्यमान होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है। ओके बेटा, 1 मोल का द्रव्यमान होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये भी अणुभार का तो कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन आप अणुभार के आगे ग्राम लगा देंगे तो वही ग्राम अणुभार कहलाएगा। उसी को मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, उसी को 1 मोल का द्रव्यमान कह सकते हैं। और ये किसके बराबर? इसमें कितने कण होते हैं भाई? अवगाद्रो संख्या के बराबर आप ये कह सकते हैं 6.022 10⁻23 कण या अणु कह दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, मैं बोलूँ जल, यानी जल का अणुभार आपसे पूछा जाए, जल का वाटर का अणुभार आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? 18। ओके, जैसा कि मैंने भी पीछे बताया अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। ओके, लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए, यानी जल का ग्राम अणुभार, जल का क्या पूछ लिया जाए भाई? ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार आपसे पूछा जाए, ग्राम अणुभार पूछा जाए तो आप बताएंगे 18 ग्राम। यानी अणुभार के आगे आपको ग्राम लगा देना है तो क्या? ग्राम अणुभार हो जाएगा। और इसी को ही 1 मोल का द्रव्यमान कहेंगे, यानी मोलर द्रव्यमान। 1 मोल के द्रव्यमान को ही मोलर मास कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ओके बेटा, मोलर द्रव्यमान। और जल के 18 ग्राम में कितने मोल हो गए? इसका मतलब 1 मोल हो गए। यानी अणुभार के आगे आप ग्राम लगा देते तो ग्राम अणुभार बन जाता है और उसी को 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे मैं बोलूँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का आपसे पूछ लिया गया अणुभार, तो आप अणुभार इसका ऊपर निकाल चुके हैं, क्या है? 40 है। लेकिन आपसे पूछा जाए भाई NaOH यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, तो आप कहेंगे 40 ग्राम। क्या कहेंगे भाई? 40 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा? 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है भाई? 40 ग्राम। और इसमें कितने कण होते हैं? इतने कण होते हैं या अणु होते हैं। आप ऐसे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ समझ पाए, जैसे उसका फार्मूला था, अब यहाँ पर भी अणु के रिस्पेक्ट में मोल निकालने का फार्मूला, यही विलेयन चैप्टर में आप याद रखिए, विलेयन चैप्टर में यही
हर जगह यूज होने वाला है। भाई मोल बराबर होता है आपका, मोल बराबर आपका जब फार्मूला होता है ऊपर भाई द्रव्यमान, क्या भाई जो द्रव्यमान दिया रहेगा, द्रव्यमान जो दिया रहेगा वो हमेशा याद रखिए, ग्राम की बात करेंगे हम, किलोग्राम में रहेगा तो ग्राम में बदल देंगे उसको 1000 का गुणा करके, और नीचे मोलर द्रव्यमान। ओके, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बच्चों आप ध्यान दीजिए, तत्व के रिस्पेक्ट में मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं, और अणु के रिस्पेक्ट में या यौगिक के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान को ग्राम अणु भार कहते हैं। मतलब अणु भार क्या, ग्राम लगा देना है। ओके बेटा, या सिंपल आप याद रखिए, द्रव्यमान जितना दे रहा है उसके ऊपर और जो अणु भार रहे याद कर लीजिए। आप इनका याद भी कर सकते हैं, याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नीचे लिख देंगे। तो जैसे आपसे पूछा जाए भाई, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लिया जाए भाई यही जो मैंने अभी बताया, NaOH के 20 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 20 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 20 ग्राम में कितने मोल हैं या होते हैं। ओके बेटा, तो NaOH के 20 ग्राम में कितने मोल होते हैं, यह एक अणु है, सिंपल सी बात है। द्रव्यमान जितना दिया है उसके ऊपर और इसका अणु भार आपको निकालना पड़ेगा, और बेटर होगा आप ये सब निकाल करके याद कर लोगे बेटा। इसका 40 होता है, क्या होता है भाई 40। अणु भार मैंने निकालना सिखाया, और अणु भार आप कैसे निकाल पाएंगे, जब तत्वों का परमाणु भार पता रहेगा तब। ओके, तो आप तत्व का परमाणु भार जरूर याद कर लें, तब अणु भार आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, तो इस सवाल की बात करेंगे तो NaOH के 20 ग्राम में कितने मोल है, तो द्रव्यमान ऊपर और इसका भाई अणु भार कितना होता है 40, तो आप यहाँ 40 लिख दीजिए। हालांकि यहाँ पर ग्राम, मोलर द्रव्यमान ग्राम लिखना चाहिए, लेकिन मात्रक लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 यानी आपका 1/2 या 0.5 मोल कह सकते हैं इसको। ओके, तो NaOH के 20 ग्राम में कितने मोल होते हैं, आधा मोल, 0.5 मोल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको सीधा सीधा समझना है कि किसी अणु का मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान निकालना है, तो सीधा सीधा मोलों की संख्या निकालना है। मैं बोलूं तो द्रव्यमान ऊपर, अणु भार नीचे। जैसे आपसे पूछा जाए C2H5OH और प्लस मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ वाटर, दोनों का विलयन तैयार किया गया है, दोनों का विलयन मैंने तैयार किया गया है, और इसका मान लीजिए मैंने ग्राम में मात्रा में बता रहा हूँ, इसकी ग्राम में मात्रा कितना है, मान लीजिए 100 ग्राम कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं 100 ग्राम, ये क्या है 500 ग्राम है एग्जाम्पल के लिए। ओके बेटा, एक विलयन मैंने तैयार किया जिसमें एथिल अल्कोहल 100 ग्राम है, और मैं बात करूं जल कितना है 500 ग्राम है। तो आपसे दोनों का मतलब जो है पूछा जा रहा है मोल, विलयन में इसके मोल कितने उपस्थित है और इसके मोल कितने उपस्थित है। समझ पाया बेटा, मैं कर रहा हूँ एक विलयन दोनों को मिला करके मैंने बनाया, घोल बनाया, और विलयन में जैसे मैं मान ले रहा हूँ 100 ग्राम ये इथाइल अल्कोहल है, और ये 500 ग्राम क्या है, जल है। तो इसके मोलों की संख्या विलयन में अलग बताना है, और जल के मोलों की संख्या विलयन में अलग बताना है। मोलों की संख्या भाई, इसके मोलों की संख्या तो आप कैसे करेंगे, C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोल बोले सीधा मोलों की संख्या। मैंने क्या बताया, जिसका मोल निकालना रहे उसका द्रव्यमान लिख दीजिए ऊपर, और इसका अणुभार आपको C2H5OH का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ग्राम लगा देंगे तो अणुभार के आगे। तो भाई C2 एक कार्बन के 2 परमाणु है, एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है 12, 2 परमाणु है तो 12 दूना 24, और हाइड्रोजन 5 1 6, इसको भी काउंट करिए तो 5 1 6 परमाणु है, तो 6 परमाणु, एक परमाणु का परमाणु भार क्या होता है 1, तो 6 है तो 6 हो गया। और ऑक्सीजन क्या भाई 16, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है 16। भाई ध्यान दीजिए, 24 6 30 हो गया, और 30 10 40 6 46 हो गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विलयन में एथिल अल्कोहल के इतने मोल है। भाई इसको काट देंगे, सरल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा जो भी। ओके, अब उसी प्रकार जल का आपको निकालना है मोल, H2O विलयन में जल के मोल, विलयन में जल के मोल मैंने बताया, जिसका मोल निकालना है भाई उसका द्रव्यमान ऊपर लिख दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया 500 ग्राम, अब बटे आपका भाई जल का अणुभार 18 होता है, क्या भाई 18, तो 18 से इसको भाग दे देंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा
वही मोलों की संख्या हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं। यदि आप मोल निकालना सीख लिए हैं तब इसके आगे जितने भी टर्म हैं आप आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अब मैं आपको जितने भी सांद्रता के पद हैं अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में उनको मैं बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप समझ लीजिए मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है। मोलों की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, जब अणु भार निकाल पाएंगे। अणु भार कैसे आप निकाल पाएंगे, जब तत्व के परमाणु भार आप याद रखेंगे। तो परमाणु भार तत्व का याद कर लीजिए। ओके बेटा, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सांद्रता के अन्य पद और यानी विलयन चैप्टर का आगे का टॉपिक मैं लेकर आऊंगा। ओके।